जम्मू कश्मीर पिछले 2-3 दशक से आपने देखा होगा मिलिटेंसी से जूझ रहा है और आए दिन आप देखते हैं बॉर्डर पर एलओसी पर आईबी पर हमारे जो जवान हैं वो शहीद होते हैं। मगर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार है वो जो उनको बेनिफिट्स वगैरह मिलने चाहिए उसको लेकर काफ़ी जो है बातें होती हैं, उसमें काफ़ी रोष है। हमारे साथ इस समय रिटायर्ड कर्नल एसएस पठानिया हैं, इन्हीं से जानेंगे। इन्होंने हाल ही में ये मुद्दा उठाया था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो जवान शहीद होते हैं उनको वो जो एक्सग्रेशिया या जो रिलीफ मिलना चाहिए वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स नहीं मिलता है। तो पठानिया साहब आप बताइए, जो मुद्दा आपने अभी हाल ही में उठाया था, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले रंजीत जी आपका शुक्रिया और आपकी NH1 न्यूज़ का शुक्रिया। देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। जम्मू कश्मीर वो स्टेट है जिसने, अगर हम ये मान के चलें कि यहाँ से कितने लोग फ़ौज में जाते हैं, कितने लोग आर्म फोर्सेस में जाते हैं, कितने लोग पुलिस में जाते हैं, तो इसका एक अपना एक दर्जा है। और ये एक बहुत बड़ा, मे बी फर्स्ट 2 या 3 में J&K कश्मीर का कंट्रीब्यूशन है सोल्जर्स को प्रोवाइड करने में, देश की सुरक्षा के लिए। अभी जब कारगिल में हमारा युद्ध हुआ था, उसमें जो जो शहीद हुए थे उसके अंदर भी J&K के जो सूरमा सिपाही थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। अभी अगर हम देखेंगे तो J&K के जो सोल्जर हैं वो हर रेजिमेंट में तकरीबन आपको मिलेंगे। जैकरिफ में मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, डोगरा मिलेंगे, गनेरियस में मिलेंगे, महार में मिलेंगे। तो तकरीबन जितनी भी रेजिमेंट हैं ऑलमोस्ट, उनके अंदर J&K के सोल्जर हैं। अभी हमने जो मुद्दा उठाया था वो ये था कि जब से ये हमारे यहाँ कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिक्स रही है, और कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिक्स को समवेयर अदर दे नेवर लाइक द सोल्जर्स, दे नेवर वैल्यूड देयर सेक्रीफाइस। उनकी शहादत पे उनको कभी गर्व नहीं हुआ। और उसी बात को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कश्मीर के हालात आपको पता ही है, वहाँ फ़ौज जो है उसको मुश्किल से उनका स्थितियों का सामना करते हुए इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना है। तो एक SRO 43 है। SRO 43 में प्रोविज़न क्या है कि अगर हमारा एक जांबाज सिपाही J&K के अंदर शहीद होता है तो उसको 5 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलती है। लेकिन अगर वही हमारा जो जांबाज सूरमा है वो मणिपुर में या त्रिपुरा में या नागालैंड में बॉर्डर स्कर्मिशेस में मरता है, या उसमें आप बोलिए कि एंटी मिलिटेंसी में शहीद होता है, तो उसको एक भी पैसा नहीं मिलता है और उसके परिवार के सदस्य को नौकरी भी नहीं मिलती है। अभी आप ये देखिए, तेलंगाना के CM ने कर्नल संतोष बाबू के परिवार को क्या दिया। और तेलंगाना वो स्टेट है जिसका आर्मी के अंदर कोई ज़्यादा उनका दखल नहीं है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट देखिए, उनकी लगाव देखिए, उनकी श्रद्धा देखिए इस सोल्जर्स के लिए, कि उन्होंने कर्नल संतोष बाबू की शहादत पर उसके परिवार को, उनकी वाइफ को 5 करोड़ रुपये दिए एक्स ग्रेशिया, उनको डिप्टी कलेक्टर का जॉब दिया, एक प्लॉट दिया, और साथ ही जो 19 लोग शहीद हुए थे वहाँ पे उन सबको 10-10 लाख रुपए दिए। ये एक तेलंगाना का CM कर रहा है। और हमारे यहाँ क्या है? कुछ नहीं, तकरीबन कुछ नहीं। उसके बाद आप देखिए, पंजाब के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं वो खुद एक फ़ौजी हैं। जैसे उनको ये पता चला कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं राव साहब ने इतना पैसा दिया है, उन्होंने एक्स ग्रेशिया की जो रकम है उसको बढ़ा के 10 लाख से 50 लाख कर दिया। एक सोल्जर समझ सकता है कि एक जो सोल्जर अभी इस समय हमारे जो वीर जवान हैं लद्दाख में 15,000 फीट के अंदर हड्डियों को कंपकपाने वाली सर्दी के अंदर चाइना के साथ लड़ रहे हैं, जो कि संख्या में हमसे सुपीरियर है, वेपन में हमसे सुपीरियर है, लेकिन स्पिरिट और जोश के मामले में हमसे सुपीरियर नहीं है। अभी आपने देखा, हमने अपने 20 जवानों की शहादत दी, उनके हमने 43 जवान मारे थे। तो ये अगर सोल्जर्स को अपना जो राष्ट्र है उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रहता है, एक जो राष्ट्र के लोग हैं वो उसको मैसेज नहीं देते हैं, और उनकी जो परिवार को, क्योंकि जब एक सोल्जर मरता है तो एक परिवार मर जाता है, उस समय ये ज़रूरत होती है कि उसके परिवार को सरकार देखभाल करे, उसके परिवार को जो हमारे NGOs हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो उसके लिए आगे बढ़े, ताकि उनको ये ना लगे कि हम इस लड़ाई में हमने अपने परिवार के मुखिया को खो दिया है और उसका हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। और सच्चाई यही है, क्योंकि हम लोगों की जो सोच है कि जिस दिन ये हो गया, बलिदान हो गया कुछ,
हमने फ़ोटो लगाने हैं, ठीक है जी, भारत माता की जय करनी है, उनके नाम का उद्घोष करना है, और उसके बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन, अपनी रूटीन हम चलाते रहते हैं। हमारे अंदर जो निष्ठा होनी चाहिए, जो आदर होना चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, और जो करने की भावना है शहीदों के प्रति, वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। हम हर चीज़ को एक नौटंकी बना के चलते हैं। सर, आप इस समय जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट भी हैं सैनिक समाज पार्टी के, तो क्या ये मुद्दा कभी आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से उठाने की कोशिश की, या किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आपने ज़रूर बोला होगा कि जम्मू कश्मीर में जो एक्सक्रीशिया है उसकी रिलीफ बढ़ाई जाए? तो देखिए, ये हमने इसके ऊपर हमने 3-4 प्रेस रिलीज दी थी। अभी गवर्नर साहब से हम सोच रहे थे कि सैनिक समाज पार्टी की तरफ से हम उनसे कभी मिलेंगे, तो ये एक इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू है जो इनके फ़ौज के साथ कंसर्न हैं। अभी मैं आपको दूसरा इशू बताता हूँ कि अगर हम ये देख के चलें इस समय कि हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, एक डेकोरेटेड सोल्जर होते हैं, चक्रा सीरीज़ वाले, और हमारे पास परमवीर चक्र है बाना सिंह जी। इसी तरह से हमारे बहुत सोल्जर हैं जिनको चक्रा सीरीज़ के और इसके नीचे वाले अवार्ड मिले हुए हैं। अगर हम इन अवार्ड का कंपैरिजन करें, इन जो नेबरिंग स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, हम कहीं नहीं टिकते हैं। तकरीबन मैं आपको ये मान के चलता हूँ कि हमारा जो रेन्यूमरेशन है और हमारा जो वन टाइम ग्रांट है वो उनसे 25वां या 20वां हिस्सा है। इसके ऊपर भी हमने एक प्रेस रिलीज दी थी। अभी हम सोच रहे हैं कि ये सारे पॉइंट कंपाइल करके एक बार आदरणीय गवर्नर साहब के पास जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी खुद उन सोल्जर्स के पास जा रहे हैं और उनके परिवार को शहादत के बाद या शहादत के बगैर हम लोग क्यों नहीं देखभाल कर सकते और ऐसी पॉलिसी बनाएं, क्योंकि ये एक टाइम है कि हम जो हिस्टोरिकल गलत हो रखा है हमारे साथ, हमारे फौजियों के साथ, हमारे उनके परिवारों के साथ, उनके बच्चों के साथ। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि इनके बच्चों के लिए 3 या 4% रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसमें कोई गवर्नमेंट का ज़्यादा जाता भी नहीं है, लेकिन एक मैसेज है कि भाई तुम वीर सपूत हो, तुम अगर देश के लिए बलिदान कर रहे हो तो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हम तुम्हारे परिवार की देखभाल करेंगे। तो कहाँ लगता है आपको, पिछले 70 साल की जो पॉलिटिक्स की बात करें, कहाँ पर आपको चूक लगती है? हर बार पॉलिटिक्स जो है वो सैनिकों के नाम पे लड़ी जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर इलेक्शन के वक्त जब आप बात करेंगे तो सैनिकों की याद आ जाती है सबको। तो क्या वजूहत है कि जब सैनिकों के इश्यूज़ वहाँ उठाने की बात आती है उस पर कोई बोलता नहीं है? देखिए, इसमें ये है कि हम लोग सैनिकों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अभी इंडिया में अगर हम मान के चलें तो तकरीबन 35 लाख तो सिर्फ पेंशनर होंगे। अगर मैं आपको एक सांबा का बताता हूँ, जहाँ पे मैं सोल्जर बोर्ड में था, सांबा में इस समय तकरीबन 12,000 आर्म फोर्सेस के एक्स सर्विसमैन और 5,000 विडो है, 17,000 हो गए। इनको अगर हम 4 का भी मान के चलते हैं परिवार की संख्या, तो ये संख्या तकरीबन 60,000 के करीब पहुंच जाएगी, 65 के करीब। एक सर्वे हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था कि अर्बन एरिया में एक एक्स सर्विसमैन 30 वोट को इन्फ्लुएंस करता है। हम 30 नहीं मान के चलते, हम कहते हैं जी 10 भी इन्फ्लुएंस करता हो। तो आप ये मान के चलिए कि सांबा के अंदर ये कितनी इनकी शक्ति है जो अपने इनको वोट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन ये लोग बटे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बटे हुए हैं और इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहाँ पर ये इकट्ठे होके पॉलिटिकल जो हमारी डिस्पेंसेशन है, जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसके हम इकट्ठा होकर उस प्लेटफॉर्म पे आएँ। तो उम्मीद है कि कभी अपने ये लोग ये समझेंगे और उस समय जब इनको ये पता चल जाएगा पॉलिटिशियन को कि ये वोट बैंक है, इसको हम सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं करना बल्कि हमने इनके लिए कुछ करना भी है, जिस दिन वो जागृति सिस्टम में आ जाएगी, इन लोगों की सिचुएशन सुधरेगी। तो क्या लगता है आपको, सैनिक समाज पार्टी जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर में लाई है, क्या आप सोचते हैं कि किसी एक बड़े तबके को आप इस तरीके आकर्षित करना चाहते हैं? देखिए, हम किसी को आकर्षित नहीं करना चाहते। हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी क्लियर है कि हम एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने यूटी और उनके लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हमारी पार्टी जो सैनिक समाज पार्टी है 2 साल पहले यहाँ लॉन्च हुई थी। ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है और उसके बाद हमने ये सोच के चला हुआ है कि अगर हमें अच्छे कैंडिडेट मिल जाते हैं तो हम जम्मू प्रोविंस की 37 सीटें या 40 जितनी भी बनती हैं डिलिमिटेशन के बाद, सब में अपने कैंडिडेट उतारेंगे। उसके बाद जो फैसला है वो जनता के हाथ में है, तो जैसा वो फैसला करेंगे हम उसको कबूल करेंगे। इस समय सर जो हालात बने हुए हैं, आपने एलएसी पे देखे होंगे,
अभी कल ही जो एक सरप्राइज़ विज़िट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, क्या लगता है मैसेज किस तरीके का होगा? देखिए, ये एक बहुत ही, मोदी साहब एक बहुत महान लीडर हैं। इससे पहले जो खबर चल रही थी कि राजनाथ सिंह जी वहाँ पे जाएंगे, वो सिचुएशन का जायज़ा लेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी मोरल बूस्टिंग करेंगे। लेकिन मोदी जी ने रियलाइज़ किया होगा, देखिए 2 तरह के लीडर होते हैं। एक लीडर होता है कि एयर कंडीशन कमरे में बैठ के कमांड कर रहा है, दूसरा लीडर वो होता है जो ग्राउंड पे जाता है। 71 के बाद ये पहला टाइम है, उस समय इंदिरा गांधी गई थी फ्रंट में, जब हमारी बांग्लादेश के साथ लड़ाई चल रही थी। उसके बाद ये मोदी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि फ्रंट में गए हैं और लोगों से मिले हैं। अभी इसमें उन्होंने 2-3 तरह के मैसेज दिए हैं। सबसे पहला जो मैसेज दिया उन्होंने अपनी फ़ौज को दिया, ITBP को, BRO को, BSF को, कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद वो घायल जवानों से ही मिले। अब इसका देखिए इम्पैक्ट कितना पड़ता है। फ़ौज के मोटिवेशन, मोराल और जोश, ये तीनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा मोदी साहब की विज़िट से। नंबर 2, उन्होंने ये मैसेज दिया चाइना को। जब उन्होंने विस्तारवादी नीति के बारे में बात की तो एक बड़ा क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है कि तुम लोग जो है अभी रुक जाओ, क्योंकि इंडिया वियतनाम नहीं है कि छोटी सी कंट्री है जिसको आप धकेल सकते हैं। ये बहुत सुपर पावर बनने वाली कंट्री है, ये कोई मजाक थोड़ा है। लेकिन वो चाइना ने हिमाकत कर दी है। तीसरा मैसेज उन्होंने चाइना को दिया है। चौथा मैसेज उन्होंने पाकिस्तान को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दिया है कि भारत जो है वो पूरी तरह सक्षम है अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में, और ज़रूरत पड़ती है तो चीन को वापस धकेलने में। इस समय पूरा जो वर्ल्ड है वो चाइना के खिलाफ इकट्ठा हो रहा है। जिस दिन चाइना का इकोनॉमिकल ब्लॉकेड हो गया, साउथ चाइना सी जिसके उसके 90% जो उसका व्यापार है वो साउथ चाइना सी से आता है। वियतनाम और मलेशिया के बीच में एक मलाइका स्टेट है, नैरो स्टेट है वो। जिस दिन उसको ब्लॉक कर दिया और चाइना का इकोनॉमिकल कोलैप्स हो गया और पूरे वर्ल्ड ने इसको बायकॉट कर दिया, तो ये भी हो सकता है कि जैसे USSR का 91 में बाल्कनाइजेशन हुआ था, 16 स्टेट बनी थी वहाँ से, 16 कंट्रीज़। तो उस समय ये भी हो सकता है कि चाइना भी उस सिचुएशन में आ जाए, क्योंकि वहाँ पे सिविल वॉर हो सकता है। और उसके बाद तिब्बत में आज़ादी की डिमांड उठेगी। इसने तुर्किस्तान, मंगोलिया, मंचूरिया, तिब्बत, यूहान, उसके बाद हांगकांग, बकाऊ, ये सब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इससे निकलेंगे और आज़ाद हो जाएंगे। तो सर क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपने भी काफ़ी वक्त जो है कश्मीर में काम किया है, इस समय जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, हाल ही में देखा होगा आपने, आर्मी इस समय बिल्कुल अपने दूसरे मूड में चल रही है। रोज़ 2-3-4-5 के हिसाब से मिलिटेंट मार रही है। वो चाहे कश्मीर श्रीनगर सिटी की बात हो, चाहे अनंतनाग की बात हो, चाहे शोपियान की बात हो, कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पर उन्हें ऑपरेशन में कोई ढिलाई बरती हो। तो क्या लगता है आपको कि ये किस दशा में लेके जा रहा है श्रीनगर? देखिए, अभी पोस्ट एब्रोगेशन 35 एंड 370, ये जो आर्मी ने, इस समय आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 300 मिलिटेंट वहाँ पे हैं। उसके अलावा क्या है वहाँ पे? उसके अलावा उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और उसके बाद उनके स्लीपर सेल्स हैं। ये तीनों चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं इस समय, हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो है मिलिटेंट जो कि पाकिस्तान से यहाँ घुस रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान जो है इन्फिल्ट्रेशन करता जा रहा है डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे एनकाउंटर हो रहे हैं। अभी हमें मिलिट्री जो एक्टिव मिलिटेंट को सफाई के अलावा हमें एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसमें हम ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के जो बंदे हैं उनको निकाल सके और उनको नेस्तो नाबूद कर सके। क्योंकि जब आपके स्लीपर सेल एक्टिवेट नहीं होंगे, आपके OGW जो है वो निकल जाएंगे, तो ये जो एक्टिव मिलिटेंट हैं इनको ऑपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रही है इससे हमारी सारी सुरक्षा दल, जिसमें आर्मी भी शामिल है, CRP भी है, लोकल पुलिस भी है। तो दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब एंड होपफुली हम तो ये चाहते हैं। हमने हमारे एक जनरल मेहता साहब है, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि अभी वक्त है जिसमें कोविड के अंदर मूवमेंट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। ये वो टाइम है जहाँ पर हम ऑपरेशन ऑल आउट करके जितने लोग ख़त्म कर सकते हैं, तीनों कैटेगरी के, जैसे मैंने आपको बताया, एक्टिव मिलिटेंट, ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के लोग। स्लीपर सेल को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये अपनी स्ट्रेटजी बना के चलते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को, ग्रिड को मजबूत करते हैं, अपने लोकल रिसोर्सेज, और सबसे बड़ी बात है कि इस समय कश्मीर के जो लोग हैं वो खबर दे रहे हैं। उनको ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान वाली जो पहले सिचुएशन थी कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा, वो अब नहीं होगी।
तो अभी उनको लगता है कि इन मिलिटेंट की वजह से हम अपने बच्चों की, हम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। तो वो आस्ते आस्ते इन्फॉर्मेशन देंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे और इन्फॉर्मेशन आएगी आर्मी के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, ये लोग ज़्यादा मरेंगे। तो जो आईबी पे अब नया ट्रेंड जो चला है यूएवीज या जो ड्रोन के ज़रिए हथियार जो सप्लाई करने का, वो क्या आपके समय में भी ऐसा ट्रेंड था? मगर इस समय जो आप देखेंगे कभी पंजाब में कभी जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं ये देखिए क्या कर रहे हैं अभी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उड़ी में कंपनी कमांडर था, उस समय ये चीज़ें नहीं थी वहाँ। अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे सीमा पे सख्ती बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन करना अभी उतना आसान नहीं रहा है, तो ये लोग अल्टरनेटिव मीन्स ढूंढ रहे हैं कि ड्रोन के ज़रिए वेपन डाल दो, ड्रोन के ज़रिए एम्यूनिशन डाल दो। लेकिन ये पुख्ता बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि ड्रोन उड़ता हुआ नजर आएगा, कोई भी उसको शूट कर सकता है। जैसे अभी पीछे यहाँ पंजाब में या हादसा हुआ था सामा के पास, उन्होंने ड्रोन को गिरा दिया, उसके अंदर से वेपन भी मिले, एम्यूनिशन भी मिले उसके। तो ये पुख्ता तरीका नहीं है। लेकिन जब आप डेस्परेट सिचुएशन में हो और आपको पता चले कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजिकल रास्ते आपके पास हैं कि आप ड्रोन से वेपन भेज सकते हैं, यूएवी से आप अंडर सर्विलेंस उसको रख सकते हैं। लेकिन ये डेस्परेट मेजर्स है, अदरवाइज़ उनका तो वही होगा कि हम अपने मिलिटेंट को जितना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। और ये आस्ते आस्ते मेरे अपने हिसाब से मिलिटेंसी अभी ज़्यादा देर नहीं चलेंगी। इसमें आप ये भी देखिए कि हमारे जो गिलानी साहब हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया? क्योंकि उनको पता है कि दुकान तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास ग्राहक नहीं है। लोग जो पहले उनसे जुड़े हुए थे वो भी डिसल्यूजन हो गए हैं, तो उसी की वजह से उनको दुकान भी बंद करनी पड़ी। क्योंकि आस्ते आस्ते कश्मीर के रोज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई ये कब तक चलेगा। 30 साल का तो हो गया यार, ये 30 साल से पहले की चल रही है ये। तो अपने समाज की देखिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, व्यापार के लिए, सुख शांति के लिए, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट के लिए, ये सारे लोग जो है आस्ते आस्ते मेन स्ट्रीम में आएंगे। अभी इसमें टाइम कितना लग सकता है? 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस जो है परसेप्शन मैनेजमेंट का वो शुरू हो चुका है और लोगों का परसेप्शन आस्ते आस्ते बदल रहा है। सर, अब लास्ट जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लास्ट मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? जिस तरीके से जो पहला पॉइंट हमने उठाया था कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे लास्ट? देखिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि हर एक चीज़ की एनालिसिस कीजिए। हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ कंपेयर कीजिए। अभी हमारी यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, और हमारी स्टेट जो है बड़ी यूनिक स्टेट है। ये वो स्टेट है जो पिछले 30 साल से और उससे भी पहले से मिलिटेंसी को सफ़र कर रही है। हमारा अगर आप जोग्राफिकल एरिया देखें, बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है। तो यहाँ के सोल्जर के साथ, और यहाँ के सोल्जर के पास अभी वो ज़मीन भी नहीं रही है, वो बेचारे हैंड टू माउथ रहते हैं। तो उन शहादत के बाद और इवन ड्यूरिंग सर्विस वी मस्ट लुक आफ्टर आवर सोल्जर्स, देयर फैमिली एंड देयर वार्ड्स, एंड prove to the people around us, or to people or state around us, that when it comes to looking after the soldiers, their families and their wards, Union Territory of J&K is the best. ये तभी हो पाएगा अगर आप लोग, हमारे जो मीडिया वाले हैं, इसके अंदर हमारा सहयोग करें, इस बात को उठाएं, लोगों को अवेयर कराएं। क्योंकि सबसे बड़ी जुड़ी चीज़ है कि किसी को ये चीज़ें पता ही नहीं थी, और जब आपको अवेयरनेस ही नहीं है तो उसका आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो जब जनता इकट्ठे होकर इसके ऊपर आएगी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में हम अपने एक्स सर्विसमैन के साथ प्रदर्शन करेंगे, अपना प्रोटेस्ट करेंगे। तो जैसे मौसम ठीक हो जाता है, कोविड वाला खतरा थोड़ा टल जाता है, तो उस पर हम अपना पॉइंट जो है वो, और उसके बाद मेमोरेंडम लेके गवर्नर साहब को भी देंगे। क्योंकि हमारे पास काफ़ी इशू हैं जो इनसे कंसर्न रखते हैं, फौजियों के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल SS पठानिया। इनका कहना है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के सैनिक हैं और बाकी स्टेट्स के जो सैनिक हैं, उसमें जो कंपनसेशन, जब अगर उनको कोई, उनकी जो शहादत हो जाती है उसके बाद जो कंपनसेशन मिलता है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। और उनका कहना है कि इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अदरवाइज़ जो इनकी जो सैनिक समाज पार्टी है, आने वाले दिनों में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिलेगी, और उनका कहना है कि अगर वो मुद्दा हल नहीं हुआ तो ये लड़ाई सड़कों पर भी लड़ी जा सकती है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।